नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे NCERT 10th क्लास SST ज्योग्राफी यानी कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल का चैप्टर नंबर 3 कृषि। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर और पूरे चैप्टर को हम हल कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3, क्योंकि दूसरा जो चैप्टर है वो बोर्ड की परीक्षा में नहीं है, इसलिए हम सीधे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कृषि। तो ये हम फिर से कोशिश करेंगे कि हम लाइन टू लाइन पढ़ें और बीच बीच में मैं आपको समझाता रहूँगा, और जो भी आपको समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई अपडेटें मिलती रहें, नए नए चैप्टर आपको मिलते। चलिए शुरू करते हैं कृषि से, यानी कि चैप्टर नाम है कृषि। आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 60 से 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अगर हम कहें तो 2/3 जनसंख्या लगभग कृषि पर निर्भर है, और कृषि एक ऐसी प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के कच्चा माल भी पैदा करती है, और इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि इत्यादि निर्यात भी किए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर हम कहें कि भारत कृषि प्रधान से आप क्या समझते हैं, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 2/3 कृषि पर ही निर्भर करती है, और उसी कृषि से एक बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो उद्योग के लिए उपयोगी पैदा की जाती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कृषि के प्रकार। अगर हम बात करें कृषि के प्रकार के बारे में, तो कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया रही है, यानी कि भारत हमेशा से कैसा रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है। और पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियां अलग अलग रही हैं। जीवन निर्वाह खेती से लेकर के वाणिज्य कृषि तक के अनेक प्रकार हैं, और वर्तमान समय में कृषि को कई भागों में बांटा गया है और कई प्रकार के तंत्र अपनाए गए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यानी कि जब कभी यहाँ जनसंख्या रही होगी तो किस तरह से उन्होंने कृषि को निर्वाह किया होगा। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती थी। आपने देखा होगा, आज भी गाँव में जाते हैं तो आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। और इस प्रकार की कृषि मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरता, फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती थी। अगर हम बात करें, इसको कर्तन दलहन प्रणाली कृषि भी कहा जाता है। किसान जमीन के छोटे टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज, अन्य खाद्य फसलें उगाते थे। जब मृदा उर्वरता कम हो जाती थी तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते थे और कृषि के लिए अन्य दूसरा टुकड़ा ढूंढ लेते थे। इसको हम बोलते थे स्थानांतरित कृषि। कृषि किस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीक प्रयोग नहीं करते थे। उस समय हमारे पास आधुनिक तकनीकी नहीं थी, उर्वरक नहीं थे, तो जो पेड़ पौधे पत्ते वगैरह हुआ करते उससे खाद बन जाती थी, उसको जोत आग लगा करके उसको उसमें कृषि करते थे, और कुछ समय बाद उसको आगे बढ़ जाते थे, उसको खाली छोड़ देते थे। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को कई नामों से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में से झूम की कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम की कृषि। मणिपुर में से पामलू, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो झूम की खेती है इसे जैसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस नाम से जाना जाता है, मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में से किस नाम से जाना जाता है, कभी कभी एक नंबर में वो पूछ लेता है बोर्ड के एग्जाम में। झूम यानी कि कर्तन दलहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से, वेनेजुला में कोनुकू के नाम से, ब्राज़ील में रोका के नाम से, मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से, इंडोनेशिया में लद्दाम के नाम से, वियतनाम में रे के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक नंबर में। भारत में प्रारंभिक कृषि किस्म की खेती अनेक नाम जानी जाती थी, जैसे मध्य प्रदेश में ये बेवर या दहिया के नाम से, आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से अथवा पेंडा के नाम से, उड़ीसा में पामाडावी
या कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कोमारी, जैसे पूर्वी राजस्थान में बालरे, वाल्टरे, और हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसको झूम की कृषि के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रदेशों में इसको अलग अलग समय में अलग अलग नाम दिया गया। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि एक दो नाम याद कर लेते हैं, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर में आ सकता है। चलिए अब हम चलते हैं गहन जीविका कृषि पर। यानी कि गहन जीविका कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है कहाँ पर, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रसायनों का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भूमि स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जो तो आकर छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जो ज़मीन है वो कम होती चली जा रही है। आप इस बात को जानते हैं। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार होने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कृषि प्रधान देश है, तो अधिक से अधिक पैदावार कैसे हो इसके हमेशा किसान कोशिश करते रहते हैं। कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ना कि जमीन। अगर हम यहाँ बात करें वाणिज्यिक कृषि की, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं के उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में एक जीविका फसल है, क्योंकि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इसी का खाद्यान्न किया जाता है, सबसे ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए उसकी एक आजीविका फसल है। हरियाणा, पंजाब के लिए एक व्यापारिक फसल है। रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है, खेती होती है। कौन सी? रोपड़ कृषि। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि उद्योग कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से, इसमें अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ती है और अधिक मजदूरों या किसानों की आवश्यकता पड़ती है। इससे सारा उत्पादन उद्योग रोपड़ कृषि एक प्रकार की होती है। इससे सारा प्राप्त उत्पादन उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। कौन कौन सी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की कौन कौन सी रोपड़ फसलें हैं, तो आप उसमें चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि लिख सकते हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसल है। चूँकि रोपड़ कृषि उत्पादन बिक्री के लिए होता है। अगर हम बात करें कॉफ़ी जो फसल, कॉफ़ी जो है यानी पूरे भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी जो पाई जाती है वो कर्नाटक में ही पाई जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये केले का जो फसल है, रोपड़ कृषि दिखाया गया है। केले का दक्षिणी भारत का एक हिस्सा है, केले की खेती का। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये बनाया गया है। उत्तरी पूर्व में ये बांस की कृषि की गई है, आप देख सकते हैं अधिकतर बांस हैं, इसलिए विकास में परिवहन संचार साधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शैस्य प्रारूप की। आपने भारत की भौतिक विविधताओं, संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया। यह देश में कृषि पद्धति की शस्य प्रारूप में प्रतिबंधित होता है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें जैसे सब्जियाँ, फल, मसाले इत्यादि शामिल होते हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? रवि, खरीफ और जायद। रवि की फसलें, अगर हम बात करें रवि की फसलों के बारे में बात करते हैं, तो रवि की एक ऐसी फसल है, इसको तरीका याद करने का कि रवि की फसलें यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती। कौन सी? रवि की फसलें जो होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती हैं। इसमें जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं। ठीक है, तो ये जो है कब हो जाती है? अक्टूबर नवंबर बोई जाती है, मार्च अप्रैल तक काट ली जाती हैं। दूसरी होती है आपकी जायद की फसल, जो अप्रैल और मई में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। जैसे ककड़ी, खीरा, है ना, तरबूज, खरबूज, करेला, ये सब चीज़ें हो गई। एक फसल होती है खरीफ की फसल। ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती हैं, उनको हम बोलते हैं खरीफ की फसलें। जैसे कि आपकी मक्का हो गई, चावल हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, तो जो सबसे अधिक जो फसलें हैं आपकी रबी की, वो कहाँ बोई जाती हैं? ये आपकी बोई जाती हैं पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, कुछ भागों में सफलतापूर्वक इसकी वृद्धि हुई है। खरीफ की फसलें, जो मैं अभी बताया, खरीफ की फसलें देश के विभिन्न मानसून के आगमन सितंबर अक्टूबर बोई जाती हैं।
में इसको जून जुलाई अप्रैल और मई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर तक ये काटती जाती हैं। इसकी मुख्य फसलें चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सोयाबीन आदि फसलें। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कौंकण तटीय उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। और एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। कौन कौन सी? औस, अमन और बोरो बोई जाती है। कभी कभी पूछ ली जाती है कि असम और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जो बोई जाती हैं, उनका नाम है कौन कौन सा? औस, अमन और बोरो। रबी और खरीफ फसलों ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल ज़्यादा जायद कहा जाता है। जैसे जैसे खरबूज हो गया आपका, तरबूज हो गया, खीरा, और सब्जियों में पानी, हम कह सकते हैं पानी वाली फसलें जो होती हैं वो आपकी जायद की फसलें होती हैं। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। कितने का? 12 महीने का समय लग जाता है। अब मुख्य फसलों की बात करते हैं। मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न, अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जो हैं वो आप जानते हैं कौन कौन सी हैं। अगर हम यहाँ बात करें, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, ये इत्यादि जो है वो मुख्य फसलें हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं चावल की, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। कौन? भारत। ये आप देख सकते हैं, ये जो चावल की रोपाई वाला धान की रोपाई है, चावल की कृषि लगाई गई है यहाँ पर, ये पूरे खेत में ये लंबे लंबे लगाई गई है। उत्पाद देश है। ये एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्चतम टेम्परेचर 25 सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और अधिकतम आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके उगाया जाता है और ये हमेशा जहाँ अधिक वर्षा होती है बहुत अच्छी फसल पाई जाती है, नहीं तो फिर इसको टैबूल या नहर सिंचाई से किया जाता है। आप देख सकते हैं ये उसके चित्र बना हुआ है। ये मैदान कटाई के लिए तैयार चावल की ये फसल खड़ी हुई है। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टा प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल को उगाना संभव हो पाया है। अब बात करते हैं गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से अभी आप मौसम देख रहे हैं, ये गेहूं की कटाई का ये मौसम चल रहा है इस समय, और इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और देश, आप देख सकते हैं गेहूं की फसल खड़ी हुई है, गेहूं की कृषि में गेहूं उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तरी पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्षिण का काली मिट्टी वाला प्रदेश। यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान कुछ भाग में गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। अब हम बात करते हैं मोटे अनाज, मिलेट्स। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। इनमें अत्यधिक मात्रा पाई जाती है पोषक की। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। एक एक नंबर पूछ लेता है, कभी कभी एक नंबर पूछ लेता है गेहूं की विशेषताएं क्या हैं, क्या टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। जिस तरह से पिछली बार क्वेश्चन अभी आया था 10th क्लास में कि गेहूं के बोने का सही समय क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो कभी चावल या फिर कभी मक्का या बाजरा या किसी का एक 5 नंबर में, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन वो पूछ लेता है। इसके बाद में आपको ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद से क्वेश्चन आंसर आप इसको याद करते चलिए। साथ साथ जब क्लास स्टार्ट होंगे आप पूरा रिवाइज हो जाएगा, आपको पूरा पूरा ये याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बाजरा की फसल की। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। कौन सी फसल? बाजरा। बलुआ उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है।
यह लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं वो आपका कर्नाटक है, हिमाचल है प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है। अगर फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कोई मैसेज डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर कोई अपनी एडवाइस दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं मक्का की फसल की। हम यहाँ एक एक करके सारी फसलों का जिक्र करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में उगाई जाती है। कौन सी? मक्का की फसल, खाने के लिए भी और चारे के लिए भी। यह एक खरीफ की फसल है, मैंने आपको बताया जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक इसको काट ली जाती है। आप देख सकते हैं बाजरा का था। अब इसके बाद आप देखेंगे ये भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ ये प्रमुख क्षेत्र हैं कृषि के। यहाँ पीला पीला देख रहे हैं ये गौड़ क्षेत्र है, और जहाँ आपका गुलाबी देख रहे हैं ये उसका मेन क्षेत्र जहाँ सबसे अधिक कृषि की जाती है। और 21 सेल्सियस से ले 27 सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी फसल है जो पूरी साल उगाई जाती है, तो मक्का ही एक ऐसी फसल है जो पूरी साल उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार बीज देने वाले उर्वरकों सिंचाई के उपयोग से मक्का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये देख सकते हैं मक्का की खेती, मक्का की कृषि किस तरह से की जाती है आप देख सकते हैं, दिखाई गई है। अब हम बात करते हैं दालों की। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं, जैसे अरहर हो गई, उड़द हो गई, मूंग हो गई, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। और इनमें से कौन सी दो फसलें खरीफ में, कौन सी रबी में यदि आपको बताना है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालों वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, और इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों को आवर्तन में बोया जाता है, यानी कि रोटेशन में बोया जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें जो हैं, हम बात करते हैं गन्ना की। इसकी क्या विशेषताएं हैं? गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। कभी कभी क्वेश्चन आता है गन्ना कौन सी फसल है, तो आपको लिखना है गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण आर्द्र जलवायु वाली फसल है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ये? ब्राज़ील में, उसके बाद भारत में। यह चीनी, गुड़, खंडसारी, शीरा बनाने का काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आप यहाँ गन्ना की फसल को देख सकते हैं, गन्ने की फसल लगी हुई है। अब यहाँ हम बात करेंगे तिलहन की, बात करेंगे। 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश बन गया है। सन 2015 में तोरिया के उत्पादन भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान है। देश में कुल बोए गए क्षेत्रफल के 12% पर भाग कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली तिलहन की फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना बनाने के प्रयोग में की जाती हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान, ओवटन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है। देश में मुख्य तिलहनों के उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका था पार्ट 1। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 2। अगर आपको कोई समस्या है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपको पूरे एनसीईआरटी इस तरह चैनल पर आपको मिल जाए लाइन टू लाइन, और कोशिश की जाएगी आपको इससे क्वेश्चन आंसर बार बार रिवाइज कराए जाएँ और चैप्टर पढ़ाया जाए। आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।